Good morning students, welcome to class 11th and this is your political science class. So let us start our subject and today topic of the lesson is peace. So इससे पहले हमने बेटा पीस लेसन कंटिन्यू किया हुआ था जिसके अंदर मैंने आपको लेसन नंबर 9 में पीस वाले लेसन में हमने पीस एंड स्टेट के बारे में डिस्कस किया था आपके साथ कि क्या किस तरह से एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो अपने राज्य के अंदर पीस को एस्टेब्लिश करे और इसके लिए उनको एक आर्म फोर्स भी दी हुई है। तो आज हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक दैट इज़ डिफरेंट अप्रोचेस टू द परस्यूट ऑफ पीस, यानी किस तरह से हम अलग अलग वे से अप्रोचेस करने की कर पीस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली अप्रोच है कि जिसके अंदर सेंटरिटी हो स्टेट्स को, यानी स्टेट जो है वो उसको सेंटर जो है कुछ फ्रीडम दे और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बने कि वो किस तरह से अपने एरिया में पीस एस्टेब्लिश कर सकती है। दूसरा, इसी में रिस्पेक्ट ऑफ देयर सॉवरेनिटी, अपने लोगों की, अपने सिटीजन्स की रिस्पेक्ट करे और उनको ट्रीट करे कंपटीशन के साथ एमंग देम एज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, यानी किस तरह से अलग अलग कंपटीशन कराकर अलग अलग फील्ड में लोग भी अपने आप को प्रूव कर सकें और उनको भी लगे कि दे आर द सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। इट मेन कंसर्न इज़ विद प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपटीशन। तो हर एक स्टेट में कंपटीशन होते हैं, लेकिन स्टेट की ड्यूटी क्या है कि इन कंपटीशन को प्रॉपरली मैनेज कर ऑर्गेनाइज कराया जाए और जिससे क्या होगा कि कम से कम कन्फ्लिक्ट हो पाएंगे और इंटर स्टेट अरेंजमेंट जो है उसको वो प्रॉपरली करें। और इंटर स्टेट अरेंजमेंट में सबसे मेन आता है बैलेंस ऑफ पावर, यानी बैलेंस इस तरह से होना चाहिए पावर के बीच में कि कोई भी दूसरा व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर और दूसरे को इन्फीरियर ना टैकल करके चले। इसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ से हमने बहुत समय तक प्रोटेस्ट किया, रिवोल्ट किया, तब जाकर हमें अपनी फ्रीडम को अचीव किया। तो और आपको ये भी पता होगा कि वर्ल्ड वॉर के बाद हमारा जो वर्ल्ड है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, और बैलेंसेस ऑफ पावर ना होने की वजह से बहुत सारे कन्फ्लिक्ट जो हैं वो तब तक होते रहे जब तक कि इस वॉर का एंड नहीं हो गया। सेकेंड अप्रोच है हमारी बेटा जो कि डीप रूटेड है नेचर ऑफ इंटर स्टेट राइवलरी, मीन्स किस तरह से एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में कंपटीशन और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिकली सोशल और इकोनॉमिकल कोऑपरेशन होना चाहिए नेशन के अंदर, यानी एक देश का दूसरे देश के साथ जो रिलेशन होना चाहिए वो कोऑपरेशन का होना चाहिए और सच कोऑपरेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू टेम्पर स्टेट सॉवरेनिटी एंड प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इस तरह का जो कोऑपरेशन है उससे हम लोग सेफ फील करते हैं और एक अच्छी बाउंडिंग होती है अपने नेबर्स के साथ और हम अपनी सारी सोशल और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ अपने देश में बहुत ही स्मूथली कंडक्ट करा सकते हैं। पर अगर ये रिलेशन जो हैं वो कोऑपरेटिव नहीं होते तो हर वक्त हमें केवल यही डाउट रहता है कि कभी भी हमारे नेबर्स हम पर अटैक कर सकते हैं। सेम वे इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसमें यूरोप सिक्योर ड्यूरेबल पीस बाय ग्रेजुएटिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन टू पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, यानी आपने देखा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे यूरोप के कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर यूनिफिकेशन हो गया था कि हम अलग अलग रहेंगे तो कोई भी बाहर का देश हम पर अटैक कर सकता है। इसीलिए वो छोटी छोटी सिटीज़ को मिलाकर उन्होंने अब यूनिफिकेशन किया कि अब एक यूनाइटेड पावर के अंदर वो लोग सेफ़ हैं और कोई दूसरा बाहर से कोई कंट्री उन पर अटैक नहीं कर सकता एंड आफ्टर दैट दे आर लिविंग पीसफुली इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। थर्ड, इन दोनों अप्रोच के अलावा एक थर्ड अप्रोच भी है हमारे पास और थर्ड अप्रोच का मतलब होता है फेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी इसके अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं
इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं फेज़ कि हिस्ट्री को हम चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत सारी स्टेट और कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अपनी हिस्ट्री को लेकर ही, यानी पुराने एक्सपीरियंस को लेकर ही आगे एक्सपेरिमेंट करती हैं और उसके बेस पर ही पीस को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती हैं। जैसे कि द सीड ऑफ सच कम्युनिटी आर फाउंड इन एक्सपेंडिंग इंटरेक्शन एंड कोलिशन अक्रॉस स्टेट बाउंड्री, यानी हम जितना इंटरेक्शन दूसरों से करेंगे, ज़्यादा एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज़्यादा करेंगे, तो दूसरे देश के लिए भी हमारे दिल के अंदर या हमारे लोगों के अंदर एक नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि हम ये समझ जाएंगे कि हम जहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, तो वो कंट्री भी हमें अपनी सी लगने लगेगी। तो हमारे जो मोरल हमारा माइंड है वो स्टेबल हो जाएगा, मेंटलिटी हमारी, और हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये दूसरा देश है और हम इससे सुपीरियर हैं या यह हमसे सुपीरियर है। तो हम केवल इंटरेक्शन के और कोऑपरेशन के बेस पर हम पीस मेंटली एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने अपने माइंड के अंदर। आफ्टर दैट द proponents of this approach argue that ongoing process of globalization is further eroding the already dismissed primacy and sovereignty of state। दूसरा, जब हम किसी से इंटरनेशनल लेवल पर डील करते हैं तो हम काफ़ी कुछ अपने स्टेट्स, अपनी कंट्री के बारे में शेयर करते हैं दूसरे देशों के साथ। और जो हम शेयर कब करते हैं, हम अपनी चीज़ों को तभी शेयर करते हैं जब हमें किसी पर फेथ होता है, यानी हमें विश्वास होता है कि भाई ये हमारी जो भी चीज़ें हमने इनके साथ शेयर की हैं उसको मिसयूज़ नहीं करेगा। तो अभी मैंने जैसे आपको थर्ड अप्रोच में बताया कि जितना हम कोऑपरेशन करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, उतना ही हम मेंटली जो है वो अपने माइंड में पीस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और एक नई चीज़ हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे कि वर्ल्ड लेवल पर पीस ऑर्गेनाइज करने के लिए एक एसोसिएशन को भी बनाया गया, उसका नाम है यूएनओ। यूएनओ मीन्स यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये हमारी थर्ड अप्रोच का ही पार्ट है। और मेनली सिक्योरिटी काउंसिल जो कि एक परमानेंट मेंबरशिप देता है, और वीटो पावर मीन्स दैट द राइट टू शूट डाउन अ प्रपोजल इवन इफ़ इट इज़ सपोर्टेड बाय द अदर मेंबर। वीटो पावर का मतलब है कि आपके पास इतनी शक्ति है उस वोट के अंदर कि अगर बाकी लोग उस बात से सहमत भी हैं लेकिन आप सहमत नहीं हैं तो भी आप वीटो कर उस डिसीज़न को वहीं पर रोक सकते हो। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्टेट जो हैं वो डोमिनेंट पावरफुल स्टेट हैं, और ये एक रियलिटी को शो करती हैं कि किस वर्ल्ड के संसार के किसी भी कोने में, किसी भी देश में कोई भी इशू अगर क्रिएट होता है जिससे कि हमें ये लगे कि ये इशू जो है वो इट माइट बी टर्न इनटू वर्ल्ड वॉर, तो यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये पूरी कोशिश करता है कि उस इशू को वहीं ख़त्म कर दिया जाए और दोबारा से वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन ना क्रिएट हो सके। और एक और यूएनओ का एक और ब्रांच है, उसका नाम है सोशल एंड इकोनॉमिकल काउंसिल। इनका सोशल और इकोनॉमिकल काउंसिल का मतलब है कि हम एक व्यक्ति की सोशल लाइफ और इकोनॉमिकल लाइफ भी अगर कहीं पर भी इफ़ेक्ट हो रही है, चाहे वो उसके देश के लोग या उसका देश ही कर रहा है, तो भी वो व्यक्ति जाकर सोशल इकोनॉमिकल काउंसिल में अप्रोच कर सकता है यूएनओ में, और डेफिनेटली यूएनओ उसकी हेल्प के लिए पूरे एफर्ट्स करता है। इसका मतलब पीस ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें अपने कंट्री के अलावा भी हम एक यूएनओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन बड़े लेवल पर एस्टेब्लिश है जिसका काम है कि हम वो वर्ल्ड के लेवल पर पीस को ऑर्गेनाइज करें। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच हियर एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे।